हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपाल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के गणित विषय में कल आपको बेलन, गोला, शंकु के बारे में बताया था, अर्थात शंकु और जो गोला होता है उसके बारे में बताया था। उसका आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, शंकु की तिर्यक लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपका घन, घनाभ और गोला, शंकु, बेलन, ये जो चैप्टर था उसके जो फॉर्मूले थे बताने का वो कल कंप्लीट हो गया था। आज हम घन, घनाभ से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर हल करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेमी है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 19 सेमी। जबकि विकर्ण की लंबाई इसकी 11 सेमी है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी हो, 11 सेमी हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने एक छात्र ने पूछा था तो आपको व्हाट्सएप पर हल करके बताया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ छात्रों ने ये मांग की कि आप सर इसको वीडियो के अंदर, ऑनलाइन जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर एक बार अच्छी तरह से समझा दो। तो आज आपके लिए ये टॉपिक भी चल रहा है घन, घनाभ का, तो उसमें इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। और ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 2010 की जो बोर्ड एग्जाम लगी थी उसके अंदर बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, लगभग 3 अंक का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। देखो, यहां पर दे रखा है एक घनाभ जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग न देकर योग के रूप में दे रखी है, अर्थात तीनों का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 19 सेंटीमीटर है और उसका जो विकर्ण है वो 11 सेंटीमीटर है। हमें इन दोनों मापों की सहायता से इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको घनाभ का एक चित्र बना देता हूं, किस प्रकार से घनाभ की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है और ऊंचाई क्या। देखो, ऐसे एक आयताकार आकृति बना लें और इस आयताकार आकृति के अंदर एक आयत और बना दें। ऐसे इस प्रकार से एक आयत और खींच दिया जाए तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो घनाभ के आकार की आकृति हो जाएगी। इसके अंदर 3 माप होती है, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। उसके साथ साथ इसका विकर्ण भी होता है। मान लेते हैं ये घनाभ है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई और ये है इसकी ऊंचाई। साथ साथ इसका जो विकर्ण है वो है अंतिम इस कोने से नीचे वाले, ऊपर में जो अंतिम कोना है उससे ये लास्ट वाला जो किनारा है वहां तक की लंबाई कहलाती है इसका विकर्ण। ये है इसका विकर्ण। तो यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल इसने दे रखा है 19। तो देखो यहां पर किस प्रकार से हल करेंगे और क्या दिया हुआ है। देखो, दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, यही है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल। तीनों को हम जोड़ देता हूं तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर दे रखा है 19 सेंटीमीटर, 19 सेमी। और साथ ही साथ घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण की लंबाई अर्थात विकर्ण बराबर दे रखा है 11 सेमी।
अब देखो ये विकर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, घनाभ का विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको पिछले वीडियो के अंदर जब घनाभ का ये टॉपिक लिया था तो उसमें बताया था कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले यहां पर देखिए, आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं। दूसरी बात, यहां पर घनाभ का जो विकर्ण है, ये घनाभ का विकर्ण निकालते हैं हम अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तब जाके हमारे पास घनाभ का विकर्ण का माप आता है। तो ये विकर्ण वाला जो फॉर्मूला है वो लगाकर हम इस 11 सेमी के बराबर कर लेते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखो, चूंकि घनाभ का विकर्ण ये बराबर होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कहने का मतलब लेंथ लंबाई का वर्ग प्लस बिट्स चौड़ाई का वर्ग और प्लस एच हाइट का वर्ग। तो ये शॉर्ट में मैंने इंग्लिश में लिख दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये बराबर दे रखा है 11 सेंटीमीटर, यहीं पर हम बराबर का निशान लगाकर 11 सेमी कर लेते हैं। सेमी को रहने देते हैं, लास्ट में सेमी वापस लगा देंगे। ये दे रखा है कितना, 11 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, इसके ये अंडर द रूट का निशान है। अगर हम इस अंडर द रूट को हटाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो। अगर हम इस पूरे का स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, तो वर्ग से अंडर द रूट बैठ जाएगा और वो वर्ग बैठ जाएगा। लेकिन हम इस अकेले का ही तो वर्ग कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जिससे कि अंडर द रूट हट जाए और हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाए। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और बराबर इधर 11 का वर्ग हो जाएगा। सेमी को बाद में लिख देंगे, लास्ट में जब माप आएगा तब। तो ये 11 का वर्ग हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। इधर देखो वर्ग भी है और वर्गमूल भी है इसके, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। सिर्फ केवल मात्र क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इधर हो जाएगा 11 का वर्ग 121। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग होता है 121। ये आपके समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां पर जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है, अगर हम इनके भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का रूप बन जाएगा, या फिर l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा और इधर 19 का वर्ग हो जाएगा। जब इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो उसके अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी आएगा, वहां पर हम 121 रख देंगे और जो बाकी बचेगा वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो करना क्या है, बस इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करना है और जो विकर्ण दे रखा है उसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हल हो जाएगा। तो वो ले लेते हैं। देखो चूंकि लंबाई का मतलब एल ले लेता हूं मैं, एल प्लस बी प्लस एच अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 19 सेमी दिया है। सेमी को रहने देता हूं, ये दिया हुआ है। अगर हम यहां पर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दें तो ये एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर होगा और जब ये खुलेगा तो उसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी वाली जो सर्व समीकरण है उसके अनुसार होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, या आप इसको 2 बार गुणा कर लोगे तो उसके अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा एक, तो जिसकी जगह तो हम 121 लिख देंगे और बाकी जो बचेगा वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही रूप होगा। तो ये हल हो जाएगा। तो यहां पर भी दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। यहां पर ये दिया है आपको L प्लस बी प्लस एच बराबर अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का मान 19 दिया है। दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, इधर भी वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा इधर तो L प्लस बी प्लस एच, ऐसे होल स्क्वायर करना है, नहीं कि आपको अलग अलग L इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग इसका वर्ग, ऐसे नहीं, पूरे पक्ष का एक साथ वर्ग करना है। और इधर क्या, इधर है 19, तो ये 19 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसको खोलना है।
आपके पास दो ऑप्शन है, एल प्लस बी प्लस एच को आप दो बार लिख लो गुणा में, क्योंकि दो का जितनी घात उतनी गुणा के रूप में लिखते हैं, और फिर दोनों को गुणा कर लो, या तो ऐसे माना जाएगा, या अगर आप सरसमीका जानते हो जो 9th क्लास में पढ़ा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, अगर वो सरसमीका आदत है तो उसके अनुसार शॉर्ट में सीधे ही खोल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर मैं आपको सरसमीका से खोल के बता देता हूं, क्योंकि इसको दो बार लिखकर गुणा करना तो बिल्कुल आसान है, आप खुद भी कर लोगे, सबको आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा, पहले सरसमीका लगा देता हूं मैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपको मैंने 9th क्लास में बताया था एन प्लस आर प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ये होता है अगर किसी भी तीन संख्याओं के योगफल का हम वर्ग करेंगे, कोई भी तीन संख्या ए बी सी हो तो उनका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c आता है। इसको भी उसी के अकॉर्डिंग खोलेंगे, क्योंकि ए की जगह एल है, बी की जगह बी है और सी की जगह एच है, तो यहां पर भी बस ए की जगह एल आ जाएगा, बी की जगह बी रह जाएगा और सी की जगह हम क्या कर देंगे, एच कर देंगे। बाकी ऐसे कैसे लिखना है, तो ये बन जाएगा, देखो एल स्क्वायर ए स्क्वायर की तरह, फिर बी स्क्वायर की तरह, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह कौन है, एच, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का 2ab अर्थात 2a और b, कहने का मतलब ये a है, ये b है और ये c है, तो प्लस का 2ab अर्थात 2lb, तो ये हो जाएगा 2lb प्लस का 2bc अर्थात 2 गुणा bh, तो ये 2bh और प्लस का 2ca 2lh या hl कितना हो जाएगा 2hl, तो ये 2hl बराबर 19 का वर्ग कितना होता है, 19 को 19 से गुणा करेंगे तो 9 9 81, 9 और 9 18 और 8 26, 26 का 6 हासिल की 2 और 1 एकम 1 1 2, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 361 हो जाएगा। बाकी आप और अच्छी तरह से गुणा कर लेना। अब देखो यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर तो हमने पहले ही मान करके यहां पर बढ़ा दिया, ये 121 लिख दो, बस सीधी सी बात है। यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे हम 121 लिख देंगे, और ये जो है ये घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि दोनों के अंदर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जिसका मतलब होता है घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121 रखने पर ये रख देते हैं, वो माप रख देते हैं। इसकी जगह क्या रखेंगे हम 121, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हमने पहले ही कर लिया विकर्ण के हिसाब से, 121 रख देंगे यहां पर, तो ये 121 प्लस इन तीनों के अंदर ये 2 है 2 है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 हो गया। ये जो 121 है इसका पक्षांतर कर दो आप, इस पक्ष से इस पक्ष में ले आओ, जिससे क्या होगा इधर प्लस का तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, और इधर बच जाएगा क्या 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर ये हो जाएगा 361 में माइनस 121, क्योंकि उधर प्लस का है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है, पक्षांतर करने पर गुणा से भाग होता है और भाग से गुणा, तो इधर हमने माइनस कर दिया। और अब देखिए 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 में 121 गया तो क्या बचा 0 और 4 और 2 240। आप जानते हो चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। इसका मतलब ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 240 वर्ग सेमी। ये मात्रक आपको अंत में जरूर लगाना है, या तो आप शुरुआत में लगाते रखो इनमें, लेकिन यहां पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि संख्याओं के अंदर ये मात्रक चलेगा तो गणना करने में कठिनाई होगी, तो आप लास्ट में ये लगा सकते हो क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में आता है, तो ये सेमी स्क्वायर कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। करना क्या है, आपको जो तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है उसका वर्ग करना है दोनों पक्षों का, और जो विकर्ण की लंबाई दे रखी है उन दोनों का वर्ग करना है, आपको मान मिल जाएगा जो आपको करना है। आप यहां पर चाहो तो ये L प्लस बी एस बी प्लस एच की 2 घात, इसको 2 बार लिखकर गुणा भी कर सकते हो, तो भी यही माप आएगा जो यहां पर मैंने ये सरसमीका से किया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, वही होगा। तो समझ में आ जाना चाहिए। 2010 का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक बार आपको फिर से बता दूं कि घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी उन तीनों का योगफल दे रखा था 19 सेंटीमीटर, और घनाभ का जो विकर्ण है वो विकर्ण दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि इस पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 19, अर्थात एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19। हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 19 का स्क्वायर हो जाएगा। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, और इधर 19 का वर्ग हो जाएगा 361। साथ ही साथ विकर्ण दिया हुआ है, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना कर लेंगे, 11 कर लेंगे। अब इसके दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर से अंडर द रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचेगा, और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। अब आप क्या करोगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए आपने एल प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर करके ये खोला था उसके अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आता है, उसकी जगह उसका माप रख दो जो विकर्ण में आया था 121। तो ये 121 यहां पर रखा और इधर बच गया 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, इनमें आप 2 कॉमन ले लोगे तो कोष्टक में रह जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये 121 इधर ले आएंगे, जबकि 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का मतलब होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम हिंदी में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, और 121 को इधर लाके जो 361 है उसमें हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बच जाएगा 240। इस प्रकार से आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको घर पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिटा दो इसको और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 वर्ग सेमी और उसकी भुजा की माप ज्ञात करनी है हमें। अभी जो क्वेश्चन बताया मैंने वो घनाभ का था, अब हम एक घन का क्वेश्चन लेते हैं और उस घन के अंदर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है और घन का आयतन भी ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात कैसे की जाती है, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर सूत्र भी बताया था और समझाया भी था कि आप किस प्रकार से भुजा ज्ञात कर सकते हो, आयतन से या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बहुत ही आसान है। वैसे जो क्षेत्रफल दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे और फिर भुजा से हम उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग
सेमी है। इसकी कोर, कोर का मतलब है बुझा, बुझा ज्ञात करें या कीजिए। ये क्वेश्चन आया था BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 1999 के अंदर, अर्थात 1999 के अंदर। में देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इसकी भुजा ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल तो यहां पर दिया हुआ है 150। देखो ये क्वेश्चन साथ ही साथ 1989 के अंदर भी आया था, BSER 1989 के अंदर। इसके अंदर आयतन पूछा था। आयतन क्या पूछा था, भुजा पूछी गई थी क्षेत्रफल देकर। और 1999 में जब आया यही क्वेश्चन तो इसके अंदर आयतन और पूछ लिया कि आयतन भी ज्ञात करो इसका साथ में। तो कुल मिला के यहां पर हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करके आयतन ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अर्थात 1989 के अंदर इसकी भुजा पूछी थी कि भुजा ज्ञात कीजिए कितनी है, और 1999 के अंदर जब ये क्वेश्चन आया तो इसके अंदर आयतन पूछ लिया ये का यही देखकर। तो आयतन निकालेंगे, उसके लिए भी हमें भुजा तो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम ये 1999 वाला क्वेश्चन बताएंगे तो वो भी हो जाएगा हल। देखो यहां पर हल करते हैं। सबसे पहले हम घन का एक चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बनाना जरूरी है। घन का डायग्राम बनाने के लिए आप एक वर्ग बना लो पहले, एक वर्गाकार आकृति, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, वो वर्गाकार आकृति बनाओगे। उसके अंदर एक वर्ग और बना लोगे इस प्रकार से, थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ और अंदर से, और फिर इनके कोनों को मिला दोगे, इन किनारों को। तो ये घन आपके आकार की आकृति, घन के आकार की आकृति बन जाएगी। ये घन है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसने 150 सेमी स्क्वायर, 150 सेमी स्क्वायर वर्ग सेमी है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा पूछ रहा है तो सीधे भुजा का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, और जब फिर आयतन पूछ रहा है तो आयतन का सूत्र लगा के आयतन निकाल लेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो है 150 वर्ग सेमी, 150 वर्ग सेमी, सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। इससे हमें ज्ञात करना है वर्ग की, इस वर्ग की क्या, घन की ज्ञात करना है। घन की भुजा, कोर, कोर का मतलब किनारा, ये किनारा या ये किनारा, कोई सब किनारा मान लो। घन के तो सारे किनारे क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। अगर ये कमरा घन के आकार का हो तो कौन सी माप लंबी छोटी होगी, सारी बराबर होगी, क्योंकि घन के अंदर सब भुजाएं बराबर होती है। तो इसकी कोर अर्थात इसका किनारा अर्थात इसकी भुजा ज्ञात करनी है हमें। तो घन की कोर या भुजा हमें ज्ञात करना है। अब देखो आपको पता है, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार होता है। तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर 6 जगह हो जाएगा, कुल मिला के 6 भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखो 6 गुणा भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये बराबर क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 150। तो हम यहां पर 150 वर्ग सेमी रख देंगे, या सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी एक ही बात है। अब देखो अगर इसको सरल करें तो इस 6 को इधर ले आओ, गुणा से क्या होगा, भाग लग जाएगा, इधर बच जाएगी ये भुजा स्क्वायर,
और इधर 150 में 6 का गुणा से आएगा तो भाग लगेगा, तो 150 वर्ग सेमी बटे हुए कितना 6। अब हम 6 का भाग देंगे तो इधर भुजाई स्क्वायर और इधर 6 का भाग 25 के 150, 25 बार जाएगा, 25 बार गया भाग और ये वर्ग सेमी, ये वर्ग सेमी। हमें यहां पर इधर इस पक्ष में भुजाई स्क्वायर है जबकि इसमें भुजाई पूछा है, कौर या भुजा ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेते हैं जिससे भुजा का माप आ जाएगा। तो यहां पर देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो भुजाई स्क्वायर का वर्गमूल तो क्या आ जाएगा भुजा, और इधर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, या आप इधर पर अंडर द रूट लगा दो 25 वर्ग सेमी, और अब आप वर्गमूल निकाल लो तो आ जाएगा कितना भुजा बराबर 25 का वर्गमूल 5 सेमी हो जाएगा। तो ये 5 सेमी, प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन आपको पता है कि भुजा का माप लंबाई चौड़ाई जो भी कुछ दूरी होती है वो माइनस में होती नहीं, इसलिए भुजा का माप हम प्लस का 5 लेंगे। तो इस घन की भुजा कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है घन के अंदर, इसलिए इसकी भुजा 5 सेमी आ गई। तो ये क्वेश्चन आया था 1989 के अंदर। अब बात करें 1999 के अंदर फिर से इस प्रश्न को रिपीट कर दिया और पूछा गया है इसके अंदर घन का आयतन। अब घन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको पहले फिर से घन की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी और भुजा ज्ञात करके फिर आप उसका आयतन का फॉर्मूला लगाओगे, भुजा क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और उससे आप आयतन निकाल लोगे। यहां पर देखो मैंने ये पक्षांतर करके ऐसे निकाला, आप चाहो तो घन की भुजा का डायरेक्टली सूत्र भी लगा सकते हो जो आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, घन की भुजा बराबर अंडर द रूट क्षेत्रफल बटे हुए 6 बताया था, इससे भी आप निकाल सकते हो। अर्थात अंडर द रूट क्षेत्रफल है 150 बटे हुए 6, 150 में 6 का भाग गया कितना 25 बार और 25 का वर्गमूल आ गया 5, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो घन का आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम, घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, जबकि ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई भी भुजा के बराबर है तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, तो भुजा क्यूब हो जाएगा। अर्थात घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, भुजा गुणा भुजा। यहां पर आयतन ज्ञात करना है तो बहुत ही इजी है, घन का आयतन बराबर 5 गुणा 5 और सेमी 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 गुणा होकर सेमी क्यूब हो जाएगी, और ये बन जाएगा घन का आयतन। वॉल्यूम हो गया 55 25 पंजे 125, तो ये घन का आयतन हो गया 125 वर्ग सेंटीमीटर्स। तो इस प्रकार से आप आयतन निकाल सकते हो, लेकिन आयतन निकालने के लिए भी सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आप इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले भुजा ज्ञात करो घन की, और भुजा से फिर आयतन ज्ञात कर लो, इससे आप विकर्ण भी निकाल सकते हो। देखो अगर घन का विकर्ण आपसे पूछता है कभी भी और भुजा दी हुई हो तो आप सीधे क्या कर दो, भुजा अंडर द रूट 3 कर दो। घन का विकर्ण होता है भुजा अंडर द रूट 3, ये आपको ध्यान रखना है, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर द रूट 2, ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी विकर्ण भी पूछ लेता है। तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन था एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ था और पूछा गया था घन की भुजा ज्ञात कीजिए और घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम 150 वर्ग सेंटीमीटर से भुजा ज्ञात करेंगे, 150 में 6 का भाग दे देंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो 25 के 150, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो घन की भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो हम 5 गुणा 5 कर देंगे तो 55 25 पंजे 125 घन का आयतन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक डिब्बा है घनाभ के आकार का, उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, अर्थात चौड़ाई जितनी है उसकी डबल क्या है, लंबाई है, दुगनी है, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो चौड़ाई से हम क्या करेंगे, डबल करके लंबाई ज्ञात कर लेंगे, जिससे लंबाई भी आ जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है तो आपके पास तीनों माप आ जाएंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और फिर इससे हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन
एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, जबकि चौड़ाई 16 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी है। लंबाई दे रखी है 16 सेमी। तो देखो एक डिब्बे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, अर्थात जितनी चौड़ाई है उसकी दुगनी, डबल करते क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, दुगनी है। जबकि लंबाई 16 सेमी व ऊंचाई 6 सेमी हो तो इस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड 2000 क्या 1996 में आया था, 1996 के अंदर। देखो यहां पर डिब्बा कैसा होता है, घनाभ के आकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तो घनाभ आकार डिब्बा होगा। या आपने चौक का डिब्बा देखा होगा, घन के आकार का होता है घनाभ। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ के आकार का हो जाएगा, और अगर तीनों माप बराबर है तो उस घनाभ को हम घन कह सकते हैं। तो यहां पर भी एक घनाभ के आकार का डिब्बा है, जो मैं यहां पर ये चित्र बना लेता हूं। देखो ऐसे एक आयत बनाएंगे और फिर उस आयत के अंदर एक और आयत आप और बना दोगे तो घनाभ की आकृति बन जाएगी। तो मान लेते हैं ये घनाभ के आकार का डिब्बा है, इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और लंबाई इसने दे रखी है 16 सेमी। देखो लंबाई बराबर 16 सेमी है और साथ में ऊंचाई 6 सेमी है। ये मान लेते हैं ऊंचाई, ये 6 सेमी। चौड़ाई क्या है, इस लंबाई की आधी, क्योंकि क्वेश्चन में लंबाई दे रखी है चौड़ाई की दुगनी। ये जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। प्रश्न में देखो डिब्बे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, अर्थात जितनी चौड़ाई होगी उससे डबल लंबाई होगी, लेकिन चौड़ाई नहीं दे रखी, लंबाई दे दी, तो इसका मतलब चौड़ाई आधी हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई लंबाई की क्या हुई, आधी हो गई। तो आधी का मतलब ये हो गई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 8 सेमी। तो देखो यहां पर इसको हल करते हैं। इस प्रकार से हल दिया है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, और चूंकि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, इसलिए लंबाई को आधा कर देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। इसलिए घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई बराबर 16/2 सेमी, अर्थात कितनी आ जाएगी, 8 सेमी। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं चौड़ाई को आप 16 को और डबल कर दो, दुगुना कर दो और 32 कर दो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और लंबाई दे रखी है तो वो चौड़ाई पूछ रहा है तो वो उसकी आधी है, सीधी सी बात है। तो आप 16 का आधा 8 कर देना, तथा घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई इसने सीधी दी हुई है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये 6 सेमी। अब इसमें पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, घनाभ का या घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको
सूत्र का पता होना चाहिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 6 पृष्ठों का निकाल कर आप जोड़ सकते जो आपको मैंने कल बताया था। चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है LBH। तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और ये माप रखते हैं हम 2 गुणा लंबाई दे रखी है कितनी 16 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है उसकी आधी 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 8 सेमी गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेमी, तो ये 6 प्लस ऊंचाई 6 सेमी गुणा लंबाई कितनी है 16, और साथ में दोनों सेमी स्क्वायर आएगा, बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये वर्ग सेंटीमीटर बाहर ले लेते हैं। अब इनको गुणा करते हैं और फिर जोड़ते हैं। 16 को 8 से गुणा करेंगे हम, 8 6 के 48, 8 एकम 8 और 4 12, ये हो जाएगा 128। और तुम ध्यान देना सीडिंग से गुणा करना, अगर कोई मिस्टेक हो तो बताना। प्लस 8 6 के 48, और यहाँ पर 16 को 6 से गुणा करते हैं तो 16 5 80, 16 6 के 96, ये 96 हो गया, और ये सेमी स्क्वायर। अब इनको अंदर जोड़ लेंगे हम, और जोड़कर फिर 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू यहाँ पर जोड़ते हैं 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 का 2 हो गया, 2 हो गया, हासिल की 2, 2 और 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 2 16, 17 का 7 हासिल की 1, और 1 हासिल और 1 2 गया, तो ये 272 सेमी स्क्वायर। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं बाहर, तो 2 दूने 4, 2 7 14, 4 हासिल 4 और हासिल की 1, 2 दूना 4 और 1 5, तो 544 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है। अतः डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 544 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और कोई मिस्टेक हो गुणा में तो आप इसको ठीक कर लेना। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो घनाभाकार डिब्बा था इसकी लंबाई दे रखी थी चौड़ाई की दुगनी, जबकि लंबाई का माप भी दे रखा है 16 सेमी, तो चौड़ाई इसकी आधी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये जो फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए, जो है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप रखकर हम जब इसको सरल करेंगे तो 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई 16 गुणा 8 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात 8 गुणा 6 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई अर्थात 6 गुणा 16। यहाँ पर 2 गुणा 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 इंटू 128 प्लस 8 6 48 प्लस 16 6 96, और 96 48 और 128 को जोड़ेंगे तो 272 हो जाएगा। 272 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 544। तो ये 544 इस घनाभ के आकार के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात है 6:5:4, जबकि इस घनाभ का आयतन आपको मिलेगा दिया हुआ, और फिर आपसे पूछा जा सकता है लंबाई या चौड़ाई या फिर ऊंचाई, या साथ ही साथ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करेंगे और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। उसके बाद तो क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाए तो क्षेत्रफल आयतन कुछ भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का सिर्फ केवल मात्र अनुपात दिया हुआ है 6:5:4, और साथ ही साथ आयतन दिया हुआ है। आयतन है 960 घन सेमी। इसकी सहायता से पहले हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन बना लेते हैं हम। एक घनाभ
की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात 6:5:4 है। तथा इसका वॉल्यूम आयतन 960 है, 960 घन सेमी है। घन सेमी हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करे कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 1998 के अंदर। बहुत ही आसान है ये। पहले हम अनुपात जो दे रखा है इसके हिसाब से आयतन में इनको रखेंगे। ये BSER 1998 के अंदर 98 के अंदर आया था। देखो यहां पर घनाभ का डायग्राम बना लेते हैं। चित्र बनाना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न को चित्र बनाकर ही, डायग्राम बनाकर ही आप हल करोगे, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सके और गलती होने के चांस भी कम हो जाएं। मान लेते हैं ये घनाभ है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और साथ ही साथ ये इसकी ऊंचाई है। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है। यस, दिया है लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई बराबर 6:5:4। ये अनुपात में दिया हुआ है। आपको पता है कि अगर घनाभ का हम आयतन निकालें, यह आयतन निकालें, तो उसके लिए क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात LBH घनाभ का आयतन। अगर ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती तो हम इनको आपस में गुणा कर लेते, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न होकर उनका सरलतम रूप है अनुपात में। अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप होना, कटकर भिन्न बनाकर हम सरल कर लें तो वो अनुपात बन जाता है। तो ये अनुपात के रूप में हम मान लेते हैं ये 6:n:5:n:4n के अनुपात में, अर्थात इन तीनों अनुपातों को समान संख्या से गुणा कर देते हैं। किससे? n से। तो मान लेते हैं, माना इनका अनुपात 6:n:5:n:4n है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई n के अनुपात में है। या आप इसको ऐसे न मानकर ऐसे कर लो, सीधे ही माना घनाभ की लंबाई बराबर 6n है। अर्थात मैंने लंबाई का जो अनुपात था 6 था, उसको n से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब चौड़ाई को भी करना पड़ेगा, ऊंचाई को भी करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों अनुपातों को समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि घनाभ की लंबाई 6n है, अर्थात इसके n लगा देते हैं। तो अब चौड़ाई भी क्या होगी? 5n होगी। ऊंचाई भी क्या होगी? 4n होगी। इसलिए चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? 5n तथा n समान संख्या से गुणा कर रहे हैं ना, इसलिए तथा ऊंचाई बराबर हो जाएगी 4n। तो आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, n का मान निकाल लो। 6 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो और फिर 4 से गुणा कर दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी। देखो यहां पर घनाभ का संपूर्ण क्या आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का लगाएंगे। इसका आयतन दिया हुआ है 960 घन सेमी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहां पर माप दिया हुआ है। लंबाई कितनी है? कितनी मान ली हमने? 6n गुणा चौड़ाई कितनी है? 5n गुणा ऊंचाई कितनी है? 4n बराबर ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या आना चाहिए? घनाभ का
आयतन, आयतन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही, कितना है 960। तो ये हम 960 घन सेमी बराबर में कर लेते हैं, 960 घन सेमी, ये इसके बराबर कर लिया। अब इनको आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो 56 30 और 30 चौके 120, 5 चौका 20 और 20 छीके 120, तो संख्या में तो क्या हो गया 120। और n देखो n गुणा n, n की घात 3 हो जाएगी, ये n पावर 3 आ रहा है समझ में, बराबर 960 घन सेमी। आ गए तीनों गुणा करने पर 56 30, 30 चौके 120 और n 3 बार गुणा तो 3 घात लगाएंगे, तो ये 120 n क्यूब बराबर 960। 120 को इस पक्ष में ले आते हैं पक्षांतर करके, तो गुणा से आएगा क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, इधर बच जाएगा n क्यूब, क्योंकि हम n का मान निकाल लेंगे तो फिर n को 6 से गुणा करेंगे लंबाई बन जाएगी, n को 5 से गुणा करेंगे तो चौड़ाई का मापा जाएगा, और n को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां पर हमारा उद्देश्य है n का मान निकालना। इधर है 960 बटे हुए 120 सेमी क्यूब, 0 से 0 कट गई, और 12 का भाग 96 में देंगे, तो 12 पंजे 12 चौके 72, 12 स्थान 84, 12 अंटे 96, कितना 8 बार गया, 120 का भाग 960 में 8 बार गया। तो यहां पर देखिए n क्यूब बराबर 0 से 0 कट गई, और 12 अंटे 96 8 बार। अब इधर देखो n क्यूब बराबर 8 घन सेमी है, हमें n का मान निकाले, तो यहां पर n कब आए, जब इसका घनमूल निकले, ये घात 3 कब बटे, जब इसका घनमूल निकाल ले, या फिर आप इसको भी घात रूप में कर लो ना, ऐसे कर लो। देखो n पावर 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 सेमी क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात ये क्या हो गया, n क्यूब बराबर 2 की घात 3, इसकी भी घात 3 हो गई, और ये सेमी क्यूब, दोनों तरफ घात समान है, दोनों पक्षों में तो घातों को हटा दो या घनमूल निकालो, सीधी सी बात है, वो एक ही बात है। दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे तो इधर बच जाएगा n, 2 की घात 3 है या 8 है, 8 का घनमूल कितना आ जाएगा 2, अर्थात 3 घात इसकी रही तो इसकी बढ़ जाएगी, तो n बराबर 2, और सेमी क्यूब का घनमूल सेमी हो जाएगा, तो ये 2 सेमी हो जाएगा। n का मान 2 सेमी है, 2 को आप 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 लंबाई हो जाएगी, 5 दूना 10 चौड़ाई हो जाएगी, और 4 दूना 8 क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो अतः घनाभ की लंबाई बराबर 6 गुणा n का मान आ चुका कितना है 2 सेमी, तो बराबर कितना हो गया, 6 दूने 12 सेमी। इसके अंदर लंबाई पूछी है, तो ये लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हो सकता है इसकी चौड़ाई भी पूछ ले, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो, किसको 5 को n से, 5 दूना 10 सेमी, और अगर चौड़ाई ऊंचाई पूछे तो 4 को किससे गुणा कर दो, n के मान से, n का मान कितना है 2 सेमी, तो ऊंचाई हो जाएगी 4 दूना 8 सेमी। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो हो सकता है आगे एग्जाम में क्षेत्रफल पूछ ले इसके अंदर। तो यहां पर पहला उद्देश्य हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना, और उसके हिसाब से फिर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं या विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, समझना, इसको तैयार करना और याद करना। ये हो गई 6 दूने लंबाई बराबर 12 सेमी, और चौड़ाई कितनी है 5 दूना 10 सेमी, और ऊंचाई है 4 दूना 8 सेमी, ये 8 सेमी। तो हर कर लोगे इस प्रकार से, बिल्कुल आसान है। अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो बहुत ही इजी है और बिल्कुल छोटा सा है। देखो 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का एक क्या कमरा है। इस कमरे में हमें बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है। कल आपको मैंने बताया था कि अगर घनाभ के आकार के कमरे में या घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कि अगर किसी कमरे में हम लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी छड़ रखें तो वो क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है सीधा सा। तो हमें यहां पर घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है।
देखो मान लेते हैं यही घनाभ के आकार का कमरा है या कोई घनाभ है, कुछ भी आकृति मान लो। इसमें लंबी से लंबी हमें छड़ रखनी हो तो कहां से, इस कोने से डायरेक्ट इधर ले जाएंगे इस कोने तक, तो ये कहलाएगा घनाभ का विकर्ण। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको कल बताया था या अभी जस्ट पहले बताया था कि घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर क्या है, चौड़ा, 8 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। कितनी लंबी छड़ का मतलब लोहे की कोई भी छड़ जिसको मोड़ना नहीं है, छड़ रखी जा सकती है। ये क्वेश्चन आया था 2008 के अंदर, BSER 2008। तो देखो यहां पर ये समझना है कि अधिक से अधिक हमें लंबी छड़ रखनी है, तो क्या हम फर्श पर बैठा रख दें, जैसे कोई लंबी छड़ लेकर आए इस फर्श में रखें, तो फर्श तो आयताकार है और इसके अंदर अगर इस कोने से उस कोने में रखेंगे तो वो तो क्या होगा, आयत का विकर्ण होगा। लेकिन अगर आप ये दिमाग लगाओ कि क्या इससे भी बड़ी कोई माप हो सकती है, तो इस कोने से अगर उस मुंह को आप ऊपर उठाओगे तो वहां पर तो और भी दूर जाएगी, और भी लंबी जाएगी। तो इस कोने से उस अंतिम कोने तक अगर ले जाएंगे तो ये लंबी से लंबी छड़ हो जाएगी, इससे बड़ी नहीं होगी। तो वो हमें क्या करना है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। तो ये हल देखो, कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की माप कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। लंबी से लंबी छड़ का माप कमरे के विकर्ण के बराबर होगा, कमरे के विकर्ण के बराबर होगा। देखो यहां पर लंबाई दे रखी है कितनी, 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर और ऊंचाई दे रखी है कितनी, ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 मीटर और लंबाई दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर है। कमरे का विकर्ण अर्थात बराबर घनाभ का विकर्ण। कमरे का विकर्ण क्या है, कमरा घनाभ के आकार का है तो घनाभ का क्या हो जाएगा, विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर अर्थात L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहां पर हम माप रखते हैं, L लंबाई कितनी है 10 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 8 मीटर प्लस ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। क्या करना है, इनका वर्ग करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर भी लगाना है, जोड़ना ही नहीं है। ये स्क्वायर 10 का वर्ग होता है 100, तो ये 100 मीटर वर्ग मीटर प्लस 8 का वर्ग होता है 8 × 64 वर्ग मीटर प्लस 6 का वर्ग होता है 36 और 7 में मीटर है तो वर्ग मीटर। इनको हम जोड़ लेते हैं, 100 36 और 6 और 4 10 का 0, 6 3 और 1 10 का 0 और हासिल की 2। तो ये 64 और 36 100 और 100 ये कितना हो गया 200 वर्ग मीटर। अब आपको 200 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो 200 का मतलब होता है 100 × 2, ये होता है 200। 100 का वर्गमूल निकलता है कितना आ जाएगा 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और वर्ग मीटर का वर्गमूल मीटर और साथ में अंडर द रूट 2 है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता तो उसको रहने दो, अर्थात 10 अंडर द रूट 2 वर्ग मीटर। अतः कमरे में बड़ी से बड़ी 10 अंडर द रूट 2 मीटर वाली
छड़ रखी जा सकती है, छड़ रखी जा सकती है। कुल मिला के आपको क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसका आप वर्ग करके जोड़ लो, वर्गमूल निकाल लो, क्योंकि घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का वर्ग 8 × 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। 100 और 64 164 और 36 200, 200 का वर्गमूल निकालना अर्थात 200 गुणा 2 करना, 100 गुणा 2 करना। 100 का वर्गमूल कितना आता है 10, 2 का वर्गमूल नहीं आता तो छोड़ दो, उसको अंडर रूट में रहने दो। तो 10 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर आ जाएगा। तो 10 अंडर रूट 6 मीटर लंबी छड़ उस कमरे में रख सकते हैं, बड़ी से बड़ी। इससे बड़ी नहीं रख सकते, अगर उससे बड़ी रखनी पड़ेगी तो उसको मोड़ना पड़ेगा, आएगी नहीं फिर बिना मोड़े। जबकि यहाँ पर हमें मोड़ना नहीं है, विकर्ण के रूप में इसको काम में लेना है। तो मैं मानता हूँ ये घन घनाभ वाले क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। कल आपके लिए और घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में जो बेलन है, शंकु है, गोला है, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।